हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कथन ये क्या कहता है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कथन ये क्या कहता है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है ना, कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो जो अपनी मादा को है वो उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अब आर क्या कहता है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। जो मादा, ये भी हमारा करेक्ट है, जो मादा कीड़े होते हैं उनकी वो क्या छोड़ते हैं, फेरोमोन गंध छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर जो है पहचान लेते हैं। तो हमारा ए भी करेक्ट है और हमारा आर भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या होता है, जो रेशम कीड़ा होता है वो उसकी जो मादा होती है उसकी गंध से, जो फेरोमोन गंध है छोड़ते हैं, उसकी गंध से कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। तो हमारा ए भी सही था, आर भी सही था, व्याख्या भी कर रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। कथन ए क्या कहता है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है। कथन बी क्या कहता है कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। क्या कहता है कथन बी कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए भी हमारा करेक्ट है और बी भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। कथन ए क्या कहता है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। क्या कह रहा है कि कथन ए क्या कहता है कि ईवीएस जो पाठ्यक्रम है उसको 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। और कथन बी क्या कहता है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीबी हैं। तो हम क्या कहता है कथन बी कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ईवीएस की थीम्स देखेंगे। तो ये क्या है, हमारी 6 मुख्य थीम है। पहली क्या है, परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र के अंतर्गत 4 उप थीम आती हैं। क्या आती हैं, 4 उप थीम। संबंध, खेल, पशुएं, पौधे, ये क्या है, हमारी चारों उप थीम है जो परिवार एवं मित्र के जो मुख्य थीम है उसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी क्या है, भोजन, आश्रय, जल, यातायात और हम जो सोचते हैं और करते हैं, ये क्या है, पर्यावरण की थीम्स हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी थी। तो पहली क्या थी, पानी है, आपसी संबंध नहीं है, भोजन है, आपसी संबंध नहीं है, भोजन है, यातायात नहीं है, यात्रा है, आवास है और वस्तुएं कैसे बनाते हैं। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 मैच नहीं कर रही 6 थीमों में से। दूसरा क्या था कि जो थीम्स है बच्चों के बहुत के करीब है। तो क्या है, बच्चों जो पर्यावरण थीम जो है उन्हीं से क्या करके कहा गया है कि ईवीएस आप पढ़ाइए, बच्चे के जीवन के करीब है। तो हमारा ए इनकरेक्ट है और बी करेक्ट है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है एवं बी सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है, झूम की खेती की और झारखंड के किसानों
जो जो नियम अपनाते हैं उनको आपको बताना है, जो सही नियम है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है कि क्या करते हैं कि जब एक फसल काट लेते हैं तो जमीन को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। बी क्या कहता है कि खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सी क्या कहता है कि खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वो खाद होती है, जो मतलब खरपतवार जो जलाते हैं वो लोग, वो क्या मतलब जो फसल काटने के बाद तो जो राख होती है वो क्या करती है, खाद के रूप में काम आती है। ऑप्शन डी क्या कहता है जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई से जोता जाता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गहराई से नहीं, बीज बोने के लिए गहराई से नहीं जोता जाता है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और सी हमारे दोनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। वे बड़े तिकोन आकार के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। वे बड़े तिकोने आकार के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, कह रहा है जो चांगपा आदिवासी जो जनजाति है वो टेंट बनाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, टेंट बनाई तिकोने आकार की। तो ये क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए ये टेंटों का डिजाइन बनाते हैं मतलब। तो ये कितने साल पुराना है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है ये, 1000 वर्ष जो डिजाइन है पुराना है। इसको और क्या कहते हैं, इसको रेनबो भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 2 बच्चों के क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि 2 बच्चों के क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी, यानी कि किसकी यहाँ पर जांच होनी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा की। तो अब यहाँ पे बताना है कि किसमें किसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो पहला क्या दिया हुआ है, आरती। आरती क्या है, एक स्त्री है जो 12 वर्ष की है। उसका हीमोग्लोबिन कितना है, 10.5 है। और जो नमन है वो क्या है, पुरुष है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, 8 है। तो इसको मापने के लिए इसको किसमें मापा जाता है, डेसीलीटर में। किसमें मापा जाता है, ये हीमोग्लोबिन को डेसीलीटर में मापा जाता है। जो स्त्रियां होती हैं उनको मापने के लिए डेसीलीटर में कितने का होता है, मतलब स्तर 12 से 16। और जो पुरुष होते हैं उनको मापने के लिए डेसीलीटर का स्तर कितना होता है, 14 से 18। अब इसमें हमको देखना है कि जो स्त्री है, जो मतलब आरती है, उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है, और उसका हीमोग्लोबिन कितना है, 10 है। तो क्या है, उसमें कमी है हीमोग्लोबिन की। और दूसरा क्या कहता है, जो नमन है वो पुरुष है, वो उसको कितना डेसीलीटर मापने का स्तर है हीमोग्लोबिन का, 14 से 18। तो उसका हीमोग्लोबिन कितना है, 8। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी एनीमिया की। तो अमन और मतलब आरती और नमन दोनों में क्या है, एनीमिया से पीड़ित है दोनों। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों एनीमिया से पीड़ित है। क्योंकि अगर इनके बराबर होता तो नहीं होता, लेकिन इनसे कम है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों पीड़ित है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा होगी। तो अब हम मैप में देखेंगे, भोपाल कहाँ है, ये यहाँ पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और गांधीनगर कहाँ है, गुजरात की राजधानी है, तो ये गांधीनगर हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है कि जो भोपाल है वो गांधीनगर के ठीक पूरब में है। तो भोपाल जो है वो गांधीनगर के ठीक पूरब में है। ये
पहले तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। इधर हमारा पूरब होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है और इधर की तरफ पश्चिम होता है। तो क्या कह रहा था कि जो भोपाल है वो गांधीनगर के ठीक पूरब में है, तो इधर पूरब ही तो है हमारा। फिर क्या कह रहा है, तथा बेंगलुरु जो है वो भोपाल के ठीक दक्षिण में है। अब बेंगलुरु कहाँ पे है, तो बेंगलुरु तो ये यहाँ पे है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो ये क्या कह रहा है कि ठीक दक्षिण में है, तो ये तो नीचे है, सही बात है। किसके है, भोपाल के, तो ये नीचे हो गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी। तो गांधीनगर कहाँ, गुजरात यहाँ पे है, तो यहीं पे हम डायरेक्शन बना लेंगे। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इधर की तरफ पूरब होता है, इधर की तरफ पश्चिम होता है। क्या किसकी दिशा बतानी किसकी है, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु कहाँ है, ये इधर है हमारा ना, नीचे ही तो था बेंगलुरु। तो क्या कौन सी दिशा हो जाएगी हमारा, दक्षिण पूरब। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूरब। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। वह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। वह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए कहता है शिलांग मेघालय में, ऑप्शन बी कहता है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी कहता है शिमला हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी कहता है लेह लद्दाख में। तो कहाँ स्थान कहाँ है जो जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख, लेह लद्दाख को स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। घरों के निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि घरों के निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं, यानी कि घरों के बारे में नीचे बताया गया है, जो सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि जो राजस्थान के जो ग्रामीण लोग हैं वो कटीली झाड़ियों से जो छत बनी होती है और उनके जो मिट्टी के घर होते हैं, छत कैसी बनी होती है, कटीली झाड़ियों से बनी होती है। घर कैसे बने होते हैं, मिट्टी के घरों में वो लोग रहते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो मनाली हिमाचल प्रदेश में नहीं ना, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि लेह लद्दाख में 2 मंजिल के घर पत्थर के घर बने होते हैं, भूतल जानवरों के लिए, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि जो लेह लद्दाख होते हैं जो 2 मंजिल घर, कैसे 2 मंजिल घर होते हैं और काहे बने होते हैं, घर काहे बने होते हैं, पत्थरों के बने होते हैं। भूतल जो जमीन होती है यानी कि जो पृथ्वी की सतह की जो जमीन होती है उस पर जानवरों के रहने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए है। तो ये हम ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए सही था और सी सही था ना, तो सी सही हो जाएगा हमारा। ए और सी हमारे दोनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कहता है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि बोरा कहाँ के चावल कहाँ मिलते हैं, कहाँ उपयोग किए जाते हैं, असम में। और कथन बी क्या कहता है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो जो बोरा है, चावल है, इसको क्या कहाँ अच्छा होता है, चिकनी मिट्टी में, और इसको पानी की मात्रा भी चाहिए होती है। तो ए भी हमारा करेक्ट है और बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी हमारे दोनों करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन यानी कि ये दर्शन क्या कहता है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं।
अभिकथन यानी कि दर्शन क्या कहता है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है। कारण क्या कह रहा है यानी कि रीजनिंग कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कारण यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो क्वथनांक बढ़ता नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अभिकथन हमारा सही है और कारण हमारा गलत है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए सही है और गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक परिस्थिति वातावरण में पिरामिड में तीसरा पोषण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक परिस्थिति वातावरण में पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तीसरा पोषण जो स्तर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है अपघटक, ऑप्शन बी कहता है उत्पादक और ऑप्शन सी कहता है शाकाहारी और ऑप्शन डी कहता है मांसाहारी। तो तीसरा पोषण स्तर कौन सा होता है पिरामिड का? मांसाहारी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? इसको क्या है? कपकपी बुखार है, सिर दर्द है, पसीना आ रहा, चक्र से गुजर रहा है, वो पसीना आ रहा है और रक्त की उसकी जांच की गई डॉक्टर ने तो उससे कड़वी दवाई दी है। तो किस रोग से पीड़ित है? तो ऑप्शन ए कहता है कि अतिसार तो दूषित जल से होता है। मियादी बुखार भी क्या होता है? दूषित जल से होता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मलेरिया। रजत किससे पीड़ित है? मलेरिया से। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गांधीनगर गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। उसके सफर यात्रा की दिशा क्या होगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि गांधीनगर गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। उसके सफर यानी कि यात्रा की दिशा क्या होगी आपको बताना है। तो हम पहले मैप में देखेंगे, पहले वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ का रहने वाला है। तो गांधीनगर गुजरात का वो रहने वाला है। पहले कहाँ जाना चाहता है? भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश जाना चाहता है। फिर कहाँ जाना चाहता है? हैदराबाद। तो दिशा वो पूछ रहा है। तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। इधर हमारा पूरब होता है, ऊपर उत्तर की तरफ, नीचे दक्षिण और इधर हमारा पश्चिम। पहले वो कहाँ जाता है? भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। तो इधर कहाँ गया? पूरब की तरफ गया। फिर वो कहाँ गया? पहले वो पूरब गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ जाना चाहता है? हैदराबाद। फिर वो किधर गया? दक्षिण की तरफ। नीचे ही तो दक्षिण होता है। तो पहले वो पूरब की तरफ गया, फिर नीचे गया ना हैदराबाद, तो दक्षिण की तरफ हो गया। तो क्या हो जाएगा? पूरब, पहले पूरब और फिर दक्षिण। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले वो पूरब की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर गया। यही तो था ना? कहाँ गया? पहले वो पूरब की ओर गया और फिर दक्षिण की ओर गया। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन को कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? किसकी कमी है? डॉक्टर ने एक रोगी को बताया कि इसकी हीमोग्लोबिन की कमी है और उसको आयरन को कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन बी क्या कहता है? चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन सी क्या कहता है? हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन डी कहता है गुड़, नींबू, मटर। तो गुड़, नींबू, मटर और संतरा, गेहूं नहीं, चावल और आंवला भी नहीं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।